Today's topic of discussion is revision of histology of retina. प्रीवियस वीडियो में हमने रेटिना की लेयर्स को देखा था, तो आज हम पहले लेयर को पढ़ रहे हैं, उसका नाम है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम जो सबसे आउटर मोस्ट होगी। तो फिर इस डायग्राम में ये वाली पीएल से जो शो हो रही है वो है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर। तो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर किसके डीप पड़ी हुई है? कोराइड से। जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम है लो कलर्नर सेल्स पे मुश्तमिल होगी। इनकी बेजल सरफेस होगी और एपिकल सरफेस। तो इनकी बेजल सरफेस होगी। बेजल सरफेस किससे अडेरेंट होगी? कोराइड से। स्पेसिफिकली जिसकी कोराइड की इनर मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं ब्रूच लेयर। जबकि रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम एडजेसेंट वाले यानी इनकी लैटरल डोमेन ये आपस में जुड़े हुए होते हैं जानुला ऑक्लूडन से यानी टाइट जंक्शन से। इसके साथ इनकी एपिकल सरफेस होती है। एपिकल सरफेस, इनकी एपिकल सरफेस के ऊपर बहुत सारी सैलेंड्रिकल प्रोसेस होती है। ये सैलेंड्रिकल प्रोसेस रॉड्स एंड कॉन्स के आउटर सेगमेंट के साथ क्या करते हैं? साइनैप्स करते हैं, यानी उनके साथ इंटरडिजिटेट करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा आउटर सेगमेंट। ये आउटर सेगमेंट रॉड्स के और कॉन्स के ये इंटरडिजिटेट करते हैं एपिकल प्रोसेस ऑफ रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। लेकिन ये ट्रू साइनैप्स नहीं होता, जिसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हमें लेयर नंबर 1 और रिमेनिंग लेयर्स ऑफ रेटिना जिसको न्यूरल रेटिना कहते हैं उसमें देखने को मिलता है। इस कंडीशन को बोलते हैं इंट्रारीनल डिटैचमेंट। साइटोप्लाज्म होता है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम का। यहाँ पे डार्क ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंट देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं मेलानिन। ये मेलानिन इसके एपिकल रीजन पे भी होता है, एपिकल रीजन पे भी होता है, उसके साथ यहाँ पर प्रोसेसेस में भी होता है। ठीक हो गया। और इसके साथ इनका फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के? तो पहला फंक्शन होगा एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, दूसरा फंक्शन होगा विटामिन ए की स्टोरेज करवाना और ये फोटोरिसेप्टर को देना, तीसरा फंक्शन होगा फैगोसाइटोसिस ऑफ मेम्ब्रेनस लैमेले शेड बाय फोटोरिसेप्टर्स, चौथा ब्लड रेटिना बैरियर, पांचवा होगा कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एटीपी प्रोड्यूस करने के बाद और ग्रोथ फैक्टर। पहला है एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। कैसे? जो लाइट पहले पास करती है 10वीं लेयर से, फिर वो आती है दूसरी के बाद वो पहले पे आती है, यानी सबसे लास्ट में आती है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। जब लाइट इसके पास आती है तो फिर रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से डार्क चैम्बर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है आई में। तो पहला इसका फंक्शन होगा रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करना और लाइट की एब्सॉर्प्शन करना। दूसरा फंक्शन विटामिन ए की स्टोरेज करवाना और फोटो रिसेप्टर को देना, क्योंकि विजुअल साइकिल के अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर विटामिन ए की स्टोरेज करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये विटामिन ए जो स्टोर हो चुका है, ये विटामिन ए फोटो रिसेप्टर के पास जाएगा जब फोटो रिसेप्टर को इसकी ज़रूरत होगी। कैसे जाएगा? हमने कहा था कि इसकी एपिकल सरफेस के ऊपर बहुत सारे सैलेंड्रिकल प्रोसेसेस थे। वो सैलेंड्रिकल प्रोसेसेस आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कॉन के साथ इंटरडिजिटेट कर रहे थे, लेकिन ट्रू साइनैप्स नहीं था। इंटरडिजिटेशन की वजह से ये विटामिन ए इनके एपिकल सरफेस से या एपिकल प्रोसेस से जा सकता है किसके पास? रॉड्स एंड कॉन्स के आउटर सेगमेंट के पास। और ये विटामिन ए विजुअल साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि विटामिन ए फोटोसेंसिटिव पिगमेंट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तीसरा फंक्शन होगा फैगोसाइटोसिस ऑफ मेम्ब्रेनस लैमेले शेड बाय फोटोरिसेप्टर्स। जो फोटोरिसेप्टर्स रॉड्स एंड कॉन्स इनकी मेम्ब्रेनस लैमेले शेडिंग होते हैं, इनकी शेडिंग के नतीजे में जो फैगोसाइटोसिस होती है वो इन्हीं सेल्स की होगी। तो फैगोसाइटोसिस कराने वाले सेल्स भी रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स होंगे। चौथा फंक्शन है ब्लड रेटिना बैरियर। ब्लड रेटिना बैरियर मतलब ऐसा बैरियर जो ब्लड को सेपरेट करेगा रेटिना से। वो इस वजह से होगा क्योंकि रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के लैटरल प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे से जंक्शन करते हैं। वो टाइट जंक्शंस, इसी टाइट जंक्शंस की वजह से हमें ब्लड रेटिना बैरियर देखने को मिलता है। ये ब्लड रेटिना बैरियर न्यूट्रिएंट्स को तो पास करने देगा, लेकिन किसी हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल को पास नहीं होने देगा। पांचवा है कि ये क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पांचवा ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू किसका? रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, फैगोसाइटोसिस ऑफ मेम्ब्रेनस लैमेले, कंट्रीब्यूशन टू ब्लड रेटिना बैरियर, पांचवा ग्रोथ फैक्टर और एटीपी प्रोड्यूस करना। अब न्यूरल रेटिना के एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम को पढ़ चुकी हैं, तो इसके हम 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं न्यूरल रेटिना को। पहला फोटोरिसेप्टर, दूसरा डायरेक्ट कंडक्टिंग न्यूरॉन जिसमें बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स। रॉड्स एंड कॉन्स तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन सेकंड ऑर्डर, गैंग्लियन सेल थर्ड ऑर्डर। एसोसिएशन न्यूरॉन जो लैटरल इनहिबिशन प्रोवाइड करेगी, हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमैक्रिन सेल्स, इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स। इसके बाद है चौथा सपोर्टिंग सेल्स जिसमें मुलर सेल्स और न्यूरोक्लियल सेल्स आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सपोर्टिंग सेल्स को। जो सपोर्टिंग सेल्स हैं इसमें 2 सेल्स आती है, मुलर सेल्स और आता है न्यूरोक्लियर सेल्स। न्यूरोक्लिया 2 ही टाइप के होते हैं, एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लाया सेल्स। माइक्रोग्लाया फैगोसाइटोसिस करेगी, एस्ट्रोसाइट बैरियर मेंटेन करेगी और
न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मुलर सेल्स को रेटिनल ग्लायोसाइट भी बोलते हैं। इनकी सेल बॉडी सबसे बड़ी होती है और ये कहाँ पे होती है? इनर न्यूक्लियर लेयर में। कहाँ पे होती है? इनर न्यूक्लियर लेयर में। इनर न्यूक्लियर लेयर में मैंने आपको बताया था 5 सेल्स की सेल बॉडी होती है। सेंटर में बाइपोलर की, आउटर एरिया में हॉरिजॉन्टल सेल्स की, इनर एरिया में एमैक्रिन सेल्स की, इसके साथ इंटरप्लेक्सिफॉर्म की और मुलर की, ये इनके दरमियानी इंट्रैप होती है। तो इनके सेल बॉडी कहाँ पे होगी? इनर न्यूक्लियर लेयर में। इनके जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं वो 2 मेम्ब्रेन के पास जाएगी, आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन के पास भी और इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन के पास भी। जब ये आउटर लिमिटिंग लेयर के पास जाएंगे तो आउटर लिमिटिंग लेयर में ये क्या बनाएंगे? एडहेरेंट और टाइट जंक्शन बनाएंगे। किसके साथ? इनर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स। आउटर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स जंक्शन कर रहे थे किसके साथ? सैलेंट्रिकल प्रोसेसेस ऑफ एपिकल सरफेस ऑफ रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम। लेकिन जो इनके इनर सेगमेंट है रॉड्स एंड कॉन्स के, वो असल में क्या करेंगे? वो मुलर सेल्स के साथ एसोसिएटेड होगी। यहाँ पे मुलर सेल्स दिखाई भी नहीं है, वरना मैं आपको शो करा देता। तो मुलर सेल्स की सेल बॉडी इनर न्यूक्लियर लेयर में होगी। इनके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस आउटर लिमिटिंग लेयर में जाने के बाद ये जोनुला एडहेरेंटीज बनाएंगे रॉड्स एंड कॉन्स के साथ। ठीक हो गया? इनके इनर सेगमेंट के साथ। जो इनर लिमिटिंग लेयर है वो असल में मुलर सेल्स की ही बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। मुलर सेल्स की ही बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस तरह हमने आउटर लिमिटिंग लेयर को भी पढ़ लिया, इनर न्यूक्लियर लेयर को भी पढ़ लिया और इनर लिमिटिंग लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर में सेल बॉडी, इनर लिमिटिंग लेयर में बेसमेंट मेम्ब्रेन, आउटर लिमिटिंग लेयर में एडहेरेंट और टाइट जंक्शन, आउटर एंड ऑफ मुलर सेल्स में और इनर सेगमेंट ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स में। इनका फंक्शन क्या होगा? सपोर्ट प्रोवाइड करना, नरिश करना और इंसुलेशन प्रोवाइड करना न्यूरॉन्स को। तो ये था सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब हम देख लेते हैं एसोसिएशन या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं जो एसोसिएशन करते हैं, लैटरल इनहिबिशन प्रोवाइड करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमैक्रिन सेल्स और इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स। जो हॉरिजॉन्टल सेल्स, इनके सेल बॉडी कहाँ पे होगी? किस लेयर में होगी? तो हॉरिजॉन्टल सेल्स की सेल बॉडी आपको बताया था ये कहाँ पे होती है? इनर न्यूक्लियर लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर के भी आउटर पार्ट में होती है। एमैक्रिन सेल्स की सेल बॉडी कहाँ पे होती है? मैंने आपको बताया था ये इनर पार्ट ऑफ इनर न्यूक्लियर लेयर, यानी इनर न्यूक्लियर लेयर में ही होती है। इंटरप्लेक्सिफॉर्म की सेल बॉडी भी हमें इसी में देखने को मिलती है, इनर न्यूक्लियर में। मतलब एसोसिएशन न्यूरॉन्स की सेल बॉडी हमें देखने को मिलेगी इनर न्यूक्लियर लेयर में। अब हॉरिजॉन्टल सेल्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल सेल्स के डेंड्राइट्स भी होंगे और एक्सॉन्स भी होंगे। जो इनके डेंड्राइट्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? तो इसके डेंड्राइट और एक्सोन दोनों के दोनों जाते हैं आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में। कहाँ पे जाते हैं? आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। प्लेक्सिफॉर्म का मतलब यहाँ पे साइनैप्स बनेगा किनके दरमियान? हॉरिजॉन्टल सेल्स के दरमियान, बाइपोलर सेल्स के दरमियान और रॉड्स एंड कॉन्स के दरमियान। रॉड्स एंड कॉन्स के एक्सोन्स, बाइपोलर सेल्स के डेंड्राइट्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स के डेंड्राइट्स और एक्सोन्स दोनों। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो डेंड्राइट होते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स के वो सिर्फ करते हैं कोन पेडिकल के अराउंड टर्मिनेट होते हैं, लेकिन इसका जो एक्सोन होता है वो रोड के सेफेरिकल प्रोसेस पर और कोन के पेडिकल दोनों पे ही सराउंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि एक्सोन वाला दोनों के पास जाएगा, रोड एंड कोन, लेकिन जो डेंड्राइट वाला है वो सिर्फ कोन को ही सराउंड करता है। हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमैक्रिन सेल्स और इंटरप्लेक्सिफॉर्म, इनका फंक्शन लैटरल इनहिबिशन प्रोवाइड करना। एमैक्रिन सेल्स के डेंड्राइट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक्सोन नहीं होता। इनकी सेल बॉडी कहाँ पे होगी? आपको बताया था इनर न्यूक्लियर लेयर में होगी, स्पेसिफिकली इनर पार्ट ऑफ इनर न्यूक्लियर लेयर। इनके जो ब्रांचिंग डेंड्राइट्स होंगे वो कहाँ पे जाएगी? इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में। इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में किनके दरमियान साइनैप्स हमें देखने को मिलता है? एक्सोन ऑफ बाइपोलर सेल्स के दरमियान और डेंड्राइट्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स के दरमियान। इसके साथ साथ इंटरप्लेक्सिफॉर्म न्यूरॉन्स भी होते हैं और एमैक्राइन ये भी होते हैं। अब है इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स। इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स नाम से लग रहा है कि ये 2 लेयर्स के अंदर होगी, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। इनके सेल बॉडी कहाँ पे होगी? इनर न्यूक्लियर लेयर में। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में किसके साथ साइनैप्स करते हैं? रॉड्स एंड कॉन्स के साथ, जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में किसके साथ साइनैप्स करेंगे? बाइपोलर के साथ और गैंग्लियन के साथ, जो सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है। तो ये था एसोसिएशन न्यूरॉन या एसोसिएटिव। इसी तरह हमारी लेयर्स भी कवर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब बात करते हैं डायरेक्ट कंडक्टिंग न्यूरॉन। जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो तो फोटो रिसेप्टर है, वो हमने इसके बाद पढ़ना है। अब जो यहाँ पर बाइपोलर सेल्स लिखा हुआ है और गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स इसको हम कह सकते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, गैंग्लियन सेल्स थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। बाइपोलर सेल्स इनकी नेचर कैसी होगी? बाइपोलर मतलब एक डेंड्राइट एक एक्सोन। गैंग्लियन सेल्स मल्टीपोलर होगी, मतलब बहुत सारी डेंड्राइट्स निकलेगी और एक सिंगल एक्सोन निकलेगा। तो बाइपोलर सेल्स, इनके सेल बॉडी कहाँ पे होगी? इनर न्यूक्लियर लेयर में, स्पेसिफिकली इसके सेंटर वाले पार्ट में। जबकि गैंग्लियन सेल, इनके सेल बॉडी कहाँ पे होगी? इनकी अपनी लेयर में, यानी गैंग्लियन सेल लेयर, लेयर नंबर 8। अब बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं, डिफ्यूज वैरायटी और मोनोसिनेप्टिक। मोनोसिनेप्टिक का मतलब होता है कि एक जो होता है बाइपोलर सेल, इनका एक डेंड्राइट एक ही कोन के साथ
साइनैप्स करेगा उनका एक एक्सोन एक ही गैंग्लियन सेल के साथ, यानी यहाँ पर आपको मोनोसाइनेप्टिक देखने को मिलता है। डिफ्यूज का मतलब होता है कि बहुत सारे सेल्स के साथ साइनैप्स करेगा। इसी तरह यही क्लासिफिकेशन हमें गैंग्लियन सेल में देखने को मिलेगी। डिफ्यूज का मतलब ये बहुत सारे बाइपोलर सेल्स के साइनैप्स करेगा। मोनोसाइनेप्टिक का मतलब ये सिंगल मिड गट बाइपोलर सेल्स। मिड गट का मतलब मोनोसाइनेप्टिक बाइपोलर सेल्स, और मोनोसाइनेप्टिक बाइपोलर सेल एक ही कोन के साथ और एक ही गैंग्लियन सेल के साथ। तो ये थे डायरेक्ट कंडक्टिंग न्यूरॉन। अब लास्ट में रह गया है फोटो सेंसिटिव न्यूरॉन्स। तो फोटो सेंसिटिव न्यूरॉन दो टाइप की होती है, रॉड एंड कॉन। रॉड की शेप देखिएगा इलोंगेटेड है, कॉन की शेप देखिएगा स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल लाइक है। तो फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस को यहाँ पर लिख लेते हैं, बल्कि लिखा हुआ है मैंने, इसको ब्रीफ कर देता हूँ मैं। तो रॉड्स एंड कॉन्स के डिफरेंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो रॉड्स का नंबर कितना होता है, 120 मिलियन होता है। कॉन्स का नंबर होता है 2 मिलियन, यानी नंबर किसका ज़्यादा होगा, रॉड्स का। कॉन्स का नंबर कम होगा। रॉड के अंदर फोटो सेंसिटिव पिगमेंट, जिसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, उसकी शेप रॉड शेप होगी, जिसकी वजह से इसको रॉड बोलते हैं। कॉन के अंदर फोटो सेंसिटिव पिगमेंट की शेप होगी कॉन शेप, जिसकी वजह से इसको हम कॉन बोलेंगे। थर्ड डिफरेंस डायमीटर का, इसका डायमीटर ज़्यादा होगा 2 माइक्रोमीटर, इसका डायमीटर कम होगा 1.5 माइक्रोमीटर। नंबर 4, ये लाइट विजन से सेंसिटिव होगा, उसको बोलेंगे स्कोटॉपिक विजन। ये डे विजन से सेंसिटिव होगा कॉन्स वाला, उसको बोलेंगे फोटॉपिक विजन। पांचवा, जो रॉड्स हो गए ये रेटिना के पेरिफेरी में कंसंट्रेटेड हो गए, कॉन्स हो गए ये रेटिना के सेंटर में कंसंट्रेटेड हो गए। 6 डिफरेंस, जिनका आउटर सेगमेंट होता है रॉड्स का वो लॉन्गर होगा और रॉड शेप होगा। कॉन्स का आउटर सेगमेंट लॉन्गर होगा लेकिन वो कॉन शेप होगा। 7वां, जो ट्रांसवर्स मेम्ब्रेनस डिस्क होती थी वो प्लाज्मा लीमा से अटैच नहीं होगी, कॉन्स में प्लाज्मा लीमा से अटैच होगी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये होगी ट्रांसवर्स मेम्ब्रेनस डिस्क, ये प्लाज्मा लीमा से सेपरेट हो गई है, लेकिन ये प्लाज्मा लीमा से यहाँ से अटैच हुई है कॉन्स की ट्रांसवर्स मेम्ब्रेनस डिस्क। यह समय प्लाज्मा लीमा की एक्सटेंशन होती है, लेकिन रॉड्स की ये प्लाज्मा लीमा से सेपरेट हो गई है। 8वां, जो उनकी डिस्टल एंड की होती है डिस्क होती है मेम्ब्रेनस डिस्क, उनकी शेडिंग कैसी होगी, कंटिन्यूस और रेगुलर रॉड्स में होती है, जबकि शेडिंग डिसकंटिन्यूस और इरेगुलर कॉन्स के अंदर होती है। 9th, जो आउटर कोन फाइबर है ये लॉन्ग होगा, इसमें जो आउटर कोन फाइबर है शॉर्ट होगा। इनर कोन नहीं बल्कि कोर है, कोर, इनर कोर फाइबर इसमें शॉर्ट होगा, इसमें इनर कोर फाइबर लॉन्ग होगा। जो न्यूक्लियस होता है रॉड्स का वो 3 से लेकर 5 रोज में अरेंज होता है, और जो कॉन्स का न्यूक्लियस होता है वो सिंगल रो में अरेंज होगा। और इसका जो न्यूक्लियस है वो सेल बॉडी है, दोनों ज़्यादा बड़ी होती है कॉन्स की, रॉड्स की रिलेटिवली छोटी होती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू या डिफरेंस बिटवीन रॉड्स एंड कॉन्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।